बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम्स का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एसिम्प्टोटिक एनालिसिस। आज हम डिस्कस करते हैं एसिम्प्टोटिक एनालिसिस से मुराद ये है कि किसी भी एल्गोरिदम का कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, कि वो कितनी कॉम्प्लेक्सिटी कितने टाइम में वो अपनी एग्जीक्यूशन को मुकम्मल करता है। सिंपल सा इससे मुराद क्या है वो बता दिया है कि कोई भी एल्गोरिदम किस कॉम्प्लेक्सिटी में अपना ऑपरेशन, अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट करता है। सो फार वी हैव लर्नड दैट वी शुड यूज एन एफिशिएंट डाटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम टेकिंग लेस टाइम टू एग्जीक्यूट। प्रीवियस लेक्चर में हमने ये देख लिया था कि जो कंप्यूटर के सिस्टम के जो रिसोर्सेज हैं वो क्या है, सीपीयू है, रैम है, तो हमें एफिशिएंट प्रोग्राम यूज करना चाहिए, एफिशिएंट डाटा स्ट्रक्चर यूज करना चाहिए। ठीक है जी, जो कि लेस टाइम ले। बट व्हाट वी रियली वांट टू नो इज हाउ लॉन्ग दीज एल्गोरिदम्स टेक। लेकिन फिर भी हमें ये इंफॉर्मेशन चाहिए कि कोई भी एल्गोरिदम कितना टाइम लेता है। ठीक है जी, हाउ लॉन्ग दीज एल्गोरिदम्स टेक। Asymptotic analysis of an algorithm refers to the calculating running time of any algorithm in mathematical unit of computation। तो कोई भी एल्गोरिदम कितना टाइम लेता है ये हम एसिम्प्टोटिक एनालिसिस में फाइंड आउट करते हैं, और ये मैथमेटिकल यूनिट ऑफ कंप्यूटेशन में, मैथमेटिकल वे में, मैथमेटिकल यूनिट्स में। The running time of an algorithm depends on how long it takes a computer to run the lines of code of the algorithm, and that depends on the speed of computer, programming language, and the compiler that translates the program from the programming language into code that runs directly on the computer, among other factors। तो ये भी कुछ फैक्टर हैं किसी भी प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन टाइम डिफर करने में, एग्जीक्यूशन टाइम डिटरमिन करने में ये फैक्टर्स भी रोल प्ले करते हैं। अगर कंप्यूटर जो है वो उसकी स्पीड ज़्यादा है तो डेफिनेटली एल्गोरिदम जल्दी रन कर जाएगा। ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे भी थोड़ा अफेक्ट होगा, लेकिन इसके बावजूद भी हम एल्गोरिदम, एक जनरल इंस्ट्रक्शंस होती हैं, उनकी कॉम्प्लेक्सिटी, उनका एनालिसिस करना हमारे इस कोर्स का पार्ट है। Using asymptotic analysis, we can very well conclude the best case big omega, average case big theta, and worst case big O scenario of an algorithm। ये तीन सैम्पल्स लास्ट लेक्चर में आपको मैंने इंट्रोड्यूस करवा दिए थे। एसिम्प्टोटिक एनालिसिस करते वक्त हम अपने एल्गोरिदम की कॉम्प्लेक्सिटी को तीन तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं। एक है बेस्ट केस बिग ओमेगा, एवरेज केस बिग थीटा, वर्स्ट केस बिग ओ। ठीक है जी। द रनिंग टाइम टू परफॉर्म एनी ऑपरेशन डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द इनपुट, जो उसकी इनपुट डाटा होगा। आमतौर पे यहां पर हम एसिम्प्टोटिक एनालिसिस में साइज ऑफ इनपुट को हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहां पर क्वेश्चन ये है, नाउ द क्वेश्चन इज हाउ टू फाइंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एल्गोरिदम। Suppose we have an array of 5 elements and we want to add a new element at the beginning. We have to shift each element towards right and suppose each element takes 1 unit of time। ठीक है जी, 5 हमारे पास अरे के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, यानी कि 0 से लेके 4 तक, और हम स्टार्ट पे कोई नया एलिमेंट ऐड करवाना चाह रहे हैं। ठीक है जी, ये हमारे पास सिनेरियो है, ये एलिमेंट्स थे, लेकिन हम फर्ज करें यहां पर 3 था, इधर 7 था, एंड सो ऑन, ये कुछ और एलिमेंट्स भी पड़े हुए थे। ये 5 एलिमेंट्स हैं, हम शुरू पे एक एलिमेंट ऐड करवाना चाह रहे हैं। तो तरीकाकार क्या होगा, ये जो फोर्थ इंडेक्स पे एलिमेंट पड़ा है इसको हम फिफ्थ पे शिफ्ट करें, थर्ड वाले को फोर्थ पे करें, इसी तरह से करते आए, और पहले वाले एलिमेंट को सेकंड पे शिफ्ट करें। ठीक है जी, फिर हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट पे
फर्स्ट इंडेक्स पे, जीरो इंडेक्स पे आई मीन टू से स्पेस होगी टू स्टोर सम एलिमेंट। ठीक है जी। और हम ये कंसिडर करते हैं कि हर एक जो शिफ्टिंग है वो 1 यूनिट ऑफ टाइम ले रही है। ठीक है। देयर आर 5 एलिमेंट्स, सो 5 यूनिट ऑफ टाइम वुड बी टेकन। ठीक है जी। नाउ सपोज देयर आर 1000 एलिमेंट्स इन एन अरे, देन इट टेक्स 1000 यूनिट्स ऑफ टाइम टू शिफ्ट। व्हाट डज इट मीन कि जो नंबर ऑफ इनपुट है डाटा वो अफेक्ट करता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में। इट कंक्लूड्स दैट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिपेंड्स अपॉन द इनपुट साइज। Therefore, if the input size is n, then function of n, f of n, function of n is a function of n that denotes the time complexity. ठीक है जी। अभी हमने सिर्फ ये देख लिया कि हमारे पास जो इनपुट साइज है वो एफ ऑफ एन की ग्रोथ में, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में वो अपना रोल प्ले करता है। हमने एक्चुअली फाइंड आउट क्या करना है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फंक्शन ऑफ एन। ठीक है। लेकिन जो n है, नंबर ऑफ इनपुट एलिमेंट्स, वो फंक्शन की ग्रोथ में अपना रोल प्ले भी करेगा। अगर नंबर ऑफ इनपुट्स बढ़ जाएंगी तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। और एक और बात मैं आपको बताता चलूं कि हम ये जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिटरमिन करते हैं, फाइंड आउट करते हैं, ये छोटे छोटे इनपुट के लिए फाइंड आउट नहीं करते, कम इनपुट के लिए 5 नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अरे नहीं। इसको हम डिटरमिन करते हैं लार्ज इनपुट डाटा पर। लार्ज इनपुट डाटा को एग्जामिन करके हम इसका बिहेवियर डिसाइड करते हैं। कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एन फॉर स्मॉलर प्रोग्राम्स इज इजी, बट फॉर बिगर प्रोग्राम इट इज नॉट दैट इजी। ठीक है जी। स्मॉलर के लिए कोई इशू नहीं है, बिगर प्रोग्राम्स पे डिपेंड करेगा, वहां पे हम डिसाइड करेंगे। We can compare the data structures by comparing their FFN values. We will not find the growth rate of function because there might be a possibility that one data structure for a smaller input size is better than the other one, but not for the larger sizes. ठीक है जी। तो हम ये हकीकत है, ऐसा होगा कि कुछ हमारे पास डाटा स्ट्रक्चर ऐसे होंगे जो कि छोटे साइज में बड़े एफिशिएंट नजर आएंगे, लेकिन जैसे ही उनका इनपुट साइज बढ़ेगा तो उनकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो बढ़ जाएगी। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, इसलिए ये कह रहा हूं कि हम जब भी फंक्शन की कॉम्प्लेक्सिटी हमने फाइंड आउट करनी है तो उसके लार्जर डाटा सेट के लिए फाइंड आउट करना होती है। अब क्वेश्चन ये है कि हाउ टू फाइंड। ठीक है जी। लेट्स लुक एट अ सिंपल एग्जांपल। अब ये हमारे पास एक फंक्शन है 5n² + 6n + 12। इसको, इस फंक्शन को, इस एग्जांपल को केयरफुली अंडरस्टैंड कर लें तो हमें फर्दर प्रोसीड करने में आसानी रहेगी। अब ये मैथमेटिक्स आपने चूंकि पढ़ा हुआ है तो ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है, 5n² + 6n + 12। ठीक है जी। where n is the number of instructions executed and it depends on the size of the input when n is equal to 1। अब हम इसको देखते हैं, when n is equal to 1 तो इसकी क्या बिहेवियर होगा, and it depends on the size of the input when n is equal to 1 2 3 4 5 and so on। तो देखते हैं कि जब इसकी n की जो डाटा आइटम्स की तादाद बढ़ती है तो उस वक्त इसका बिहेवियर क्या होता है। अब ये टेबुलर फॉर्म में इसकी कॉम्प्लेक्सिटी इस फंक्शन को डिस्कस किया गया है। देखें, जब n की वैल्यू 1 थी उस वक्त अगर 5n² को डिटरमिन करें तो n का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 आ गया, 1 इंटू 5 5। 6n क्या आ गया, 6 इंटू 1 6, और 12 एज इट इज 12 आ गया। जब वैल्यू 2 हो गई तो 2 का स्क्वायर 4 4 ज़रा 5 20, और ये 12 और ये 12 रहा। फिर जब वैल्यू 3 हो गई तो उसमें देखें 3 का स्क्वायर 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 5 45, ये 18 आ गया, ये 12 आ गया। जब वैल्यू 4 हो गई उस वक्त 4 इंटू 4 16, n² 16 आ गया, 16 इंटू 5 80, ये 24 और ये 12। ये देख लें
कि 12 तो 12 ही आ रहा है शुरू से लेके एंड तक, इसमें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, जबकि 6n और 5n स्क्वायर ये थोड़े से बढ़ रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। जब वैल्यू 5 हो गई तो 5 का स्क्वायर 25 और 25 इंटू 5 125। नाउ व्हाट आई वांट टू कंक्लूड, अच्छा ये हमने देखा जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ रही है उस तरह से हमारे पास ये जो 5n स्क्वायर ये वाली टर्म है फंक्शन की, इसका शेयर देखें बढ़ता जा रहा है, ठीक है। बल्कि इसी टेबल को इसमें अगर हम परसेंटेज को इंक्लूड कर दें, नाउ वी विल लुक फॉर द शेयर ऑफ ईच पार्ट इन द ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द फंक्शन। परसेंटेज को अगर इंक्लूड कर दें, तीनों पार्ट्स जो हमारा फंक्शन था बेसिक उसके 3 पार्ट्स थे ना, 5n स्क्वायर एक पार्ट था, 6n दूसरा पार्ट था, 12 तीसरा पार्ट था। तो आप देखें इसके जरा शेयर को देखिएगा, परसेंटेज शेयर को, जब n की वैल्यू 1 थी उस वक्त 5n स्क्वायर का जो शेयर था वो 21% था, 6n का 26% था और 12 का शेयर 52% था। तो n इक्वल 1 के केस में हमारे पास ये 12 वाला पोर्शन ऑफ फंक्शन ये सबसे सिग्निफिकेंट, सबसे इंपॉर्टेंट फील होता था, ठीक है। और 5n स्क्वायर का शेयर सिर्फ 21% था, ये सबसे कम शेयर था इसका। लेकिन अभी हम वैल्यू 5 तक पहुंचे हैं, अभी n की वैल्यू क्या हुई है 5, तो ये देखें 5n स्क्वायर का शेयर 75% अप्रोक्सीमेटली हो गया, ठीक है। और 6n का शेयर 18% लगा लें, 18%। और ये जो 12 था तीसरा उसका पार्ट 7%। इवन यहां पे मैं आपको, चूंकि ज्यादा बहुत बड़ा टेबल हम पावर पॉइंट स्लाइड्स पे ऐड नहीं कर सकते थे, मैं आपको एक एक्सेल शीट दिखाता हूं जिसके ऊपर हमने इसकी फंक्शन की ग्रोथ को ज्यादा बड़ी वैल्यूज के साथ भी डिस्प्ले किया हुआ है। ये देखें 5 तक तो हम देख चुके थे, 74% शेयर है। देखें जब वैल्यू 10 हो रही है उस वक्त 5n स्क्वायर का शेयर 87% हो गया, ठीक है। क्लियरली आप इसको देख पा रहे हैं कि ये जब वैल्यू n की 10 हो गई उस वक्त 5n स्क्वायर 500 है, 10 का स्क्वायर 100, 100 जरा 5, 500, ठीक है। और 6n क्या है 10 जरब 6, 60, और 12 तो वैसे का वैसे ही है। तो जो 12 वाला पोर्शन था फंक्शन का उसकी परसेंटेज शेयर वो 2% है, और 6n का शेयर 10% है, और 87% जब n की वैल्यू 10 हुई 87% शेयर 5n स्क्वायर का है, ठीक है। और इवन अगर हम मजीद आगे देखें तो अगर वैल्यू इसकी देखें 20 के ऊपर शेयर 93% हो गया 5n स्क्वायर का। अगर ज्यादा देखें 1000 अगर n की वैल्यू हो जाए, n की वैल्यू अगर 1000 हो जाए तो 5n स्क्वायर वाले पोर्शन का शेयर 99.99% हो जाता है, 100% यही इसी का ही शेयर है। इसका क्या मतलब है कि फंक्शन जब ग्रो करता है उसकी लार्ज डाटा इनपुट्स डिस्कस की जाती हैं, तो उस वक्त ऐसा पॉसिबल है कि फंक्शन का जो लेस सिग्निफिकेंट पार्ट है वो हम वैसे ही निगलेक्ट कर दें, ठीक है। तो ये जो इसका पार्ट था जिसमें 12 आ रहा है, जिसमें 6n आ रहा है, अगर हम इसको निगलेक्ट कर दें तो फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हम सिर्फ 6n स्क्वायर की ही बात करें तो हम फंक्शन के एक्चुअल कॉम्प्लेक्सिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको मैंने बता दिया कि जब हम किसी भी एल्गोरिदम की हम कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड आउट करते हैं तो हम छोटी वैल्यूज के लिए उसको कंक्लूड नहीं करते। जैसे यही फंक्शन आप देखें, शुरू पर जब वैल्यू n की 1 थी उस वक्त देखें जो हमारे पास एंड पे लेस सिग्निफिकेंट पार्ट निकला 12, उसका शेयर सबसे ज्यादा है, और एंड पे इसका शेयर इतना कम है कि वो नॉर्मली रिप्रेजेंट भी नहीं किया जा रहा, 2 - 3 9
971 की पावर -6 है, इसकी पावर -6, ठीक है। तो और जो 6n वाला पोर्शन था उसका शेयर 1% से भी कम है, 1% का भी वो 10वां हिस्सा के करीब, और n की वैल्यू सिर्फ हमारे पास 10,000 हुई है, 10,000, ठीक है जी। तो ये हमने देखा कि किस तरह से फंक्शन की जो ग्रोथ है, जब उसके नंबर ऑफ इनपुट्स डाटा एलिमेंट्स जब बढ़ते हैं तो तब उसका कोई जो पार्ट ज्यादा सिग्निफिकेंट होगा, हम उसी की बेस के ऊपर फंक्शन को, फंक्शन की ग्रोथ को, फंक्शन की कॉम्प्लेक्सिटी को कंक्लूड कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से अब हमने ये देखना है, अब यह हमने ये देखा, we have observed that with the increase in the value of n, the running time of 5n square increases while the running time of 6n and 12 also decreases। तो ये बढ़ता जा रहा था, उनका शेयर डिक्रीज होता जा रहा था। It also observed that for larger values of n, the square term consumes almost 99% of the time, और एंड पे जाके तो 99.9% पे भी पहुंच गया। As the n square term is contributing most of the time, so we can eliminate the rest two terms, right? तो therefore the actual complexity for f of n equal 5n square, हमने actual complexity जो find out करनी है वो 5n square के लिए करनी है। 6n plus 12 उसमें वो factors हैं जिनको हम neglect कर सकते हैं। Here we are getting the approximate time complexity whose result is very close to the actual result। तो इसी की बेस पे हम एक्चुअल रिजल्ट तक नियर टू 100% कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं। एंड दिस अप्रोक्सीमेट मेजर ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज नॉन एज एसिम्प्टोटिक एनालिसिस। इस एनालिसिस को, इस अप्रोक्सीमेट कंपैरिजन को हम एसिम्प्टोटिक एनालिसिस कहते हैं। अब जो हमने नोटेशंस देखी थी उनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली नोटेशन है बिग ओ, इसको हम अपर बाउंड भी कहते हैं, वर्स्ट केस भी कहते हैं। जिस तरह से हम अपनी रियल लाइफ में किसी भी चीज को डिस्कस करने के लिए, कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने के लिए कहते हैं कि जी ज्यादा से ज्यादा, तो बेटा हम रियल लाइफ में भी ये बात कर रहे होते हैं कि किसी भी चीज पे फर्ज करें हमने स्पोर्ट्स खेलने जाना है, कोई गेम प्ले करनी है हमने, तो कोई पूछता है जी कितना टाइम लगेगा, हम कहते हैं जी ज्यादा से ज्यादा घंटा, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा का केस उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या बताते हैं जी, अपर बाउंड बताते हैं, वो वर्स्ट केस होता है, ठीक है। यानी कि हमारा जो प्रोग्राम होगा, जो हमारा एल्गोरिदम होगा, उसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो जो हमने अपर बाउंड बताया है उससे लोअर ही रनिंग टाइम रहता है उसका, और आमतौर पे ये वाला मैट्रिक्स सबसे ज्यादा यूज होता है, ठीक है। उसके बाद एक और मीट्रिक है बिग थीटा, जो कि एग्जैक्ट बाउंड बताता है, टाइट बाउंड भी कहते हैं इसे, एवरेज केस भी कहते हैं। ये मिनिमम और मैक्सिमम दोनों केसेस बता देता है, और रनिंग टाइम प्रोग्राम का इसके दरमियान में रहता है, ठीक है जी। जिस तरह से वही स्पोर्ट्स की ही अगर बात कर लें तो कहा जाए जी 1 घंटे से लेके 1.5 घंटे तक, तो हमने लोअर बाउंड भी बता दिया, अपर बाउंड भी बता दिया। और तीसरा जो मीट्रिक है, मेजरमेंट का तरीकाकार है जिसको यूज करते हुए हम प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी बताते हैं, दैट इज बिग ओमेगा लोअर बाउंड और बेस्ट केस। इसमें हम बताते हैं जी कम अज कम इतना। देखिए अगर कोई स्टूडेंट थोड़ा सा वो यानी कि टाइम के हवाले से कॉन्शियस है, उसको आप कहेंगे कम अज कम 1 घंटा, तो वो तो पहले ही यानी कि टाइम नहीं देना चाह रहा स्पोर्ट्स पे इतना, तो आप कहेंगे कम अज कम 1 घंटा, तो वो जनाब उसके ऊपर उसके मजीद कंसर्न होंगे कि ज्यादा से ज्यादा चाहे 4 घंटे लग जाएं, कम अज कम एक। तो ये बहरहाल बेस्ट केस बताता है। हम आमतौर पे अपनी रूटीन में, अपनी डेली लाइफ में हम इस बिग ओमेगा को आमतौर पे फॉलो करते हैं। मैंने किसी जगह पे पहुंचना है तो मैंने जहन में हिसाब लगाया होता है कि 10 किलोमीटर का फासला है, तो ये जनाब 10 मिनट में मैं इसको ट्रैवलिंग कर लूंगा बाइक पे, ठीक है। तो चाहे आगे ट्रैफिक ज्यादा हो और मुझे लग घंटा जाए, तो हम कहते हैं जी 10 मिनट कम अज कम मैं पहुंच जाऊंगा, ठीक है जी। तो बहरहाल ये 3 मीट्रिक हैं जिनको यूज करते हुए हम अपने
अपने एल्गोरिदम की कॉम्प्लेक्सिटी बता सकते हैं। बिग ओ वर्स्ट केस बताता है, थीटा जो टाइट बाउंड बताता है एवरेज केस, और जो बिग ओमेगा है वो बेस्ट केस बताता है, लोअर बाउंड इसे कहते हैं। अब ये तीन क्यों हैं एसिम्प्टोटिक एनालिसिस, हम तीन तरह से क्यों बताते हैं। As we know that big omega is for the best case, big O is for the worst case, while big theta is for the average case. Now we will find out the average, worst and the best case of the linear search algorithm for array of length n. अब लीनियर सर्च एक एल्गोरिदम है, अरे हमारे पास जैसे हमने प्रीवियसली अरे देखी है, हल्का फुल्का हम डिस्कस किया अरे को, तो अगर हमारे पास अरे है तो लीनियर सर्च क्या करता है, पहले अगर कोई उसमें एलिमेंट फाइंड आउट करना है, यहाँ पे डिफरेंट एलिमेंट्स स्टोर हैं, डाटा स्टोर है, कोई भी एलिमेंट फाइंड आउट करना है एलिमेंट ई, तो वो क्या करेगा, सबसे पहले फर्स्ट इंडेक्स पे जाएगा, यानी कि जिसकी वैल्यू जीरो होती है, जीरो इंडेक्स पे देखेगा, अगर तो मिल गई तो ठीक है, वरना वो अगले इंडेक्स पे, अदरवाइज अगले पे, अदरवाइज अगले पे, जहां पर उसे वैल्यू मिलेगी वहां पर हमारी सर्च कंप्लीट हो जाएगी। दैट इज कॉल्ड लीनियर सर्च। ठीक है, तो लीनियर सर्च एल्गोरिदम का हम उसका कॉम्प्लेक्सिटी को एनालाइज करते हैं। जैसे ये लीनियर सर्च है, ठीक है जी, यहां पर आपको ये शो की गई है। इन द लीनियर सर्च एवरी एलिमेंट इज कंपेयर्ड विद द सर्च्ड एलिमेंट ऑन ईच आइटरेशन। ठीक है, suppose if the match is found in a first iteration, then the best case would be big omega 1, big omega 1, यानी कि वो एक ही आइट्रेशन में, एक ही यूनिट टाइम में उसको फाइंड आउट कर रहा है। ठीक है, तो इसका बेस्ट केस क्या होगा कि पहले ही अगर आइट्रेशन पे मिल गया तो बिग ओमेगा 1 इसका कॉम्प्लेक्सिटी होगी। बिग ओमेगा 1 पहली आइट्रेशन पे ही हमें वो जो हमने ढूंढना था वो पहली आइट्रेशन पे ही मिल गया। बट इफ द एलिमेंट मैचेस विद द लास्ट एलिमेंट, दैट इज nth एलिमेंट ऑफ द अरे, देन द वर्स्ट केस वुड बी बिग ओ एन। अगर लास्ट पे कहीं जाके मिला तो फिर जो हमारे पास अरे का साइज होगा, अगर अरे का साइज 1000 है तो उसका जो वर्स्ट केस है वो बिग ओ एन होगा, कि हमें सारे एलिमेंट्स देखने पड़े, एंड पे जाके हमें हमारा जो एलिमेंट सर्च करना था वो मिला। ठीक है, the average case is the mid of the best and the worst case, so it becomes big theta n over 2। अब बिग थीटा एवरेज केस बताता है। ठीक है जी, the constant terms can be ignored in the time complexity, so average case would be big theta n। तो बिग थीटा n over 2 हमने कैसे कहा कि ओवरऑल उसका जो बिग ओ था वो बिग ओ एन था, और जो ओमेगा था वो 1 था, तो उसको हाफ किया तो n over 2 कर लिया एवरेज। ठीक है, लेकिन हम कांस्टेंट टर्म्स को इग्नोर कर देते हैं, तो इसका एवरेज केस भी बिग थीटा n होगा। सो 3 डिफरेंट एनालिसिस प्रोवाइड द प्रॉपर बाउंडिंग बिटवीन द एक्चुअल फंक्शंस। तो ये हमें बाउंडिंग एक फैसिलिटेट करते हैं, डिफरेंट बाउंडिंग हमें प्रोवाइड करते हैं। हम तीनों को ही एल्गोरिदम की कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड आउट करने में यूज करते हैं। ठीक है, तीनों ही हमारे यूज होते हैं, लेकिन ज्यादातर हम वर्स्ट केस में इंटरेस्टेड होते हैं। तो ये बेटा हमारे पास 3 डिफरेंट केसेस हमें असल में फैसिलिटेट करते हैं कि हम अपने फंक्शन की कॉम्प्लेक्सिटी को, एल्गोरिदम की कॉम्प्लेक्सिटी को 3 डिफरेंट वेज में बता सकते हैं। अब हमने जिस तरह से क्वाड्रेटिक फंक्शन डिस्कस किया था, इसी तरह से हमारे पास जो एसिम्प्टोटिक फंक्शंस हैं, देयर आर वेरियस एसिम्प्टोटिक मेथड्स टू रिप्रेजेंट ग्रोथ रेट। हमारे पास कई एक एसिम्प्टोटिक फंक्शंस हैं, मेथड्स हैं जो कि फंक्शन की ग्रोथ रेट को रिप्रेजेंट करते हैं। क्या इसका मतलब क्या है, जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल एक देखी थी 5n² प्लस 6n प्लस 12, उसमें हमने कहा था कि उस फंक्शन को 5n² प्लस 6n प्लस 12 को n² के साथ रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ठीक है, इस तरह से हमारे जो फंक्शंस हैं वो डिफरेंट हैं। सबसे पहला फंक्शन है कांस्टेंट, जो कि कांस्टेंट टाइम लेता है। कांस्टेंट 1 भी हो सकता है, कांस्टेंट 10,000 भी हो सकता है,
that will be represented by 1. कांस्टेंट चाहे 1 हो चाहे 10,000 हो, उसको हम 1 से ही रिप्रेजेंट करेंगे। फिर लॉगरिथमिक है, log n, log ऑफ n, ठीक है जी। तो ये कांस्टेंट से थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, इसको डिटेल में हम देखते हैं। लीनियर लॉगरिथमिक से ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। लीनियर को n से रिप्रेजेंट करते हैं, जितने हमारे पास इनपुट साइज होता है उतना ही उसी हिसाब से ये टाइम लेता है। फिर क्वाड्रेटिक n स्क्वायर, जो हमने प्रीवियस एग्जांपल डिटेल में देखी, क्वाड्रेटिक। फिर क्यूबिक है, जिसको हम n क्यूब से रिप्रेजेंट करते हैं। और उसके बाद एक्सपोनेंशियल है, जिसमें n का फैक्टोरियल भी आ जाता है, जिसमें 2 पावर n भी आ जाता है, ठीक है जी। और इसके अलावा और भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाते हैं। तो ये बेटा डिफरेंट हमारे पास फंक्शन का ग्रोथ रेट हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। अब कांस्टेंट से क्या मुराद है? कांस्टेंट को पहली बात बिग O 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, बिग O 1। It takes a constant number of steps for performing a given operation, for example 1, 5, 10 or other number, and this count does not depend on the size of the input data। ठीक है, ये इनपुट डाटा से हटके इसकी जो है वो नंबर ऑफ स्टेप्स हैं। तो ये चाहे 10 हो चाहे नंबर ऑफ स्टेप्स 5 हो, इवन जितने भी हो, इसको हम बिग O 1 से ही रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद है लॉगरिथमिक फंक्शन, जो कि बिग O log n से रिप्रेजेंट किया जाता है। और log n it takes the order of log n steps where the base of n logarithm is most often 2 for performing a given operation on n elements, ठीक है। तो लेकिन ये बेस 10 भी हो सकती है, बेस इसमें ज्यादा मैटर करती नहीं है। बहरहाल फॉर एग्जाम्पल इफ n इज इक्वल टू 1 लाख, 10 लाख, 1 मिलियन, अगर 1 मिलियन है, n अगर 1 मिलियन है, 10 लाख है, an algorithm with a complexity big O log of n would do about 6 steps। तो ये 6 स्टेप्स में इसको मुकम्मल कर लेगा। ऐसे भी हमारे पास एल्गोरिदम है जिनमें इनपुट साइज इतना ज्यादा बड़ा होता है, लेकिन वो लॉगरिथमिक वे में इसको 6 स्टेप्स में अपनी एग्जीक्यूशन मुकम्मल कर लेते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आ जाता है लीनियर। लीनियर क्या है? बिग O n। बिग O n वो उतने ही नंबर ऑफ स्टेप्स लेता है जितने हमारे इनपुट साइज है, जितना हमारे डाटा का। सेम अमाउंट ऑफ स्टेप्स एज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स फॉर परफॉर्मिंग एन ऑपरेशन ऑन n एलिमेंट्स, ठीक है जी। तो इन n एलिमेंट्स जितना ही ये आइट्रेशंस लेता है, टर्न्स लेता है, स्टेप्स परफॉर्म करने पड़ते हैं इसको। फॉर एग्जांपल 1000 एलिमेंट्स, इट टेक 1000 स्टेप्स, ठीक है। अब यहाँ पर एक जरा कॉन्सेप्ट देख लें, अगर n को हम 2 पे डिवाइड कर दें या n को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, तब भी इसको हम n/2 नहीं कहेंगे, इसको हम तब भी n ही कहेंगे। अगर ये मल्टीप्लाई हो जाए तब भी n ही कहलाएगा, ठीक है। इसमें जो सिग्निफिकेंट हमारे पास जो कॉम्प्लेक्सिटी मैटर है वो बिग O n ही है। उसके बाद है बिग O n log of n। तो ये थोड़ा सा लीनियर से कॉम्प्लेक्स है, ठीक है जी। n log n steps for performing given operation on n, for example if you have 1000 elements it would take about 3000 steps, ठीक है जी। तो ये लीनियर से जरा कॉम्प्लेक्स है, बिग O n log of n। उसके बाद है क्वाड्रेटिक n स्क्वायर, इट टेक्स द ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर नंबर ऑफ स्टेप्स, इसीलिए इसको क्वाड्रेटिक कहा जाता है, क्योंकि क्वाड्रेटिक में मोस्ट सिग्निफिकेंट n स्क्वायर है। और इसको तो खास तौर पे हमने डिटेल से फंक्शन को डिस्कस भी कर लिया। फॉर एग्जाम्पल 100 n इज इक्वल टू 100, इट टेक्स अबाउट 10,000 स्टेप्स, ठीक है जी। और यहां पर भी वही केस है, अगर n स्क्वायर के साथ कोई मल्टीप्लिकेशन हो रही है, कोई डिवीजन हो रही है, तब भी इसमें सिग्निफिकेशन किसको होगी? n स्क्वायर को ही, n स्क्वायर को ही हम डिटरमिन करेंगे, n स्क्वायर ही इसकी कॉम्प्लेक्सिटी रिप्रेजेंट की जाएगी n स्क्वायर के साथ ही। क्यूबिक n क्यूब
और ये क्वाड्रेटिक था, स्क्वायर ये क्यूब है। अगर हमारे पास 100 एलिमेंट्स हैं तो ये 1 मिलियन के साथ 1 मिलियन स्टेप्स में कंप्लीट होगा। अब आ गए एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल मोस्ट जो टाइम कंज्यूमिंग एल्गोरिदम्स हैं। एक्सपोनेंशियल में क्या है, दीज आर रिप्रेजेंटेड विद 2 पावर n, n फैक्टोरियल, n पावर k। ठीक है, अब 2 पावर n को देख लें, इट टेक्स अ नंबर ऑफ स्टेप्स विच इज विद एन एक्सपोनेंशियल डिपेंडेबिलिटी विद द साइज ऑफ द इनपुट डाटा। ठीक है जी, 2 पावर n को देख लें, इफ n इक्वल 10 द एक्सपोनेंशियल फंक्शन 2 पावर n हैज द वैल्यू ऑफ 1024। ठीक है, अगर 2 पावर n की बात करें तो ये 1024, अगर वैल्यू 10 आए n की तो इसका आंसर आता है 1024। और अगर n 20 हो जाए फिर इसका रिजल्ट आता है 10,48,000। और अगर n 100 हो जाए तो ये 31 डिजिट्स में इसका आंसर आता है। ये देखें एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है। एक्सपोनेंशियली कहते हैं कि बड़ी तेज रफ्तार के साथ, बड़ी फास्टेस्ट ग्रोथ, जैसे कोरोना बढ़ता है। और अगर फैक्टोरियल की बात करें तो फैक्टोरियल तो इससे भी फास्टेस्ट है। द एक्सपोनेंशियल फंक्शन n फैक्टोरियल ग्रोज इवन फास्टर। n is equal to 5, it has a value 120, n is equal to 10, it has value this 36,28,000। और अगर n की वैल्यू 20 हो जाए तो ये इतना ज्यादा इसका रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, अब ये हमारे पास जो ग्रोथ रेट बताने के लिए डिफरेंट फंक्शन हमने देखे, और इसके लिए भी एक एक्सेल शीट मैं आपको दिखाना चाहता हूं जिसपे इनको विद द नंबर ऑफ इनपुट्स डिटरमिन किया गया है। अगर ये आप क्लियरली इसको देख सकें तो ये देखें, ये हमारे पास जो फंक्शन हमने डिस्कस किए हैं उससे कोई एक दो फंक्शन ज्यादा ही मैंने एक्सेल शीट में लगाए हैं। कुछ इस तरह के कोई और फंक्शंस भी, कोई और तरह के फंक्शंस भी इसमें आ सकते हैं। सबसे जो हमारे पास लोएस्ट जो फंक्शन जो कम से कम आइट्रेशन में परफॉर्म करता है अपनी एग्जीक्यूशन, वो था log n। log n से पहले तो कांस्टेंट है ना, तो log n के बाद अंडर रूट भी एक फंक्शन आ सकता है, n अंडर रूट। एक n है लीनियर, एक है n log of n। n log of n वो n से ज्यादा, लीनियर से ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। फिर n स्क्वायर, n क्यूब, 2 पावर n और n फैक्टोरियल, ये फंक्शन हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किए हैं। देखें, जब वैल्यू n की 1 थी उस वक्त log n 0 है, अंडर रूट 1 है, n 1 है। ठीक है जी, और कहीं पे 2 आया है। मैं इसको हर वैल्यू को डिटरमिन नहीं कर रहा। जब वैल्यू हो गई n की 10, n की वैल्यू क्या हो गई 10, उस वक्त देखें log n 1 है। ठीक है जी, n अंडर रूट 3.1 है, और लीनियर चूंकि वो सेम आना है वो n 10 ही रहेगा। n log of n ये 10 नहीं है, थोड़ा सा इसमें इजाफा होगा बहरहाल। ठीक है जी, तो या तकरीबन 10 आ जाएगा, ये राउंड अबाउट बल्कि 10 ही है। उसके बाद n स्क्वायर 100 और n क्यूब 1000, 2 पर n ये 1024 है, और n फैक्टोरियल देखें इसकी वैल्यू अभी से कितनी ज्यादा है। और अगर n की वैल्यू 20 हो जाए तब देखें लॉगरिथमिक, देखें उसकी लॉगरिथम जो है वो 1.3 आइट्रेशन में। ठीक है जी, अंडर रूट 4.4, 20 आइट्रेशन लीनियर है। ये है n log of n। ये देखें, ये n से थोड़ा ज्यादा है, ये हमारे पास n था 20 आइट्रेशन, और n log of n 26, स्क्वायर 400 है, क्यूब 8000 है। ठीक है, और ये जो 2 पर n था इसकी आइट्रेशन देखें, और जो n फैक्टोरियल है इसका तो हिसाब ही कोई नहीं है ना। तो अगर अगर इसको हम अगर ग्राफ के जरिए से रिप्रेजेंट करें तो आप ये ग्राफ इसका देख सकते हैं। इसमें देखें, ये हमारे पास जो log n है, इसको ये कलर साइंस यहाँ पे वर्क कर रही है। यहाँ पर 1 से लेके 50 तक वैल्यूज को रिप्रेजेंट किया गया है। log n देखें इसके साथ साथ ही चल रहा है, वो
ये देखें जो हमारे पास नंबर ऑफ आइट्रेशंस हैं वो, तो इसके जो वाई एक्सिस हैं इसके ऊपर नंबर ऑफ आइट्रेशंस डिस्प्ले की गई हैं। तो नंबर ऑफ आइट्रेशंस यहाँ पे 500 तक मैक्सिमम जा रही हैं। ठीक है, तो आप ये देखें जो हमारा लॉगरिथमिक फंक्शन है, लॉगरिथमिक फंक्शन वो जनाब उसकी नंबर ऑफ आइट्रेशन फॉर 50 वैल्यू वो 50 से भी इंक्रीज नहीं हुई, 50 भी बहुत ज्यादा है, वो जनाब बहुत कम वैल्यू है। और अगर हम एन अंडर रूट की बात करें तो एन अंडर रूट भी कोई 10 से भी कम है। ठीक है, अगर हम एन की बात करें तो वो 50 पे पहुंचा है, और एन लॉग ऑफ एन वो 50 से थोड़ा अबव गया है, और ये 100 से बिलो है। और अगर हम एन स्केयर की बात करें तो ये देखें एन स्केयर जा रहा है। ठीक है जी, एन स्केयर ये जा रहा है, एन स्केयर का फंक्शन। ठीक है, और ये ग्रोथ किसकी है, 2 पावर एन की। ये ग्रोथ किसकी है, एन क्यूब की। और ये ग्रोथ किसकी है, एन फैक्टोरियल की। ठीक है, तो एक बात ये जहन में रखें कि शुरू पर स्टार्टिंग पॉइंट पे ये तकरीबन एक ही जगह पर फील हो रहे थे, और यही कॉन्सेप्ट जो हमने बिग ओ, बिग थीटा, बिग एंड, बिग ओमेगा डायग्राम्स में देखा, वहां पर भी ये कॉन्सेप्ट रिप्रेजेंट किया गया है कि एक खास टाइम गुजरने के बाद, एक खास नंबर ऑफ इनपुट्स के बाद हम इसके रेट को डिटरमिन करते हैं। ये देखें, ये वो टाइम है मिनिमम, जिसके बाद हम देखें, जिसके बाद ये हमारा जो रनिंग टाइम है वो बेस्ट केस वो इससे ऊपर जा रहा है, मिनिमम इतना। ठीक है, मैक्सिमम की बात कर लें खास टाइम के बाद, वो इस वर्स्ट केस से ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है बेटा, सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स जो हमारे पास फैक्टोरियल एक्चुअली एक्सपोनेंशियल में ही आता है, और एक्सपोनेंशियल में हमारे पास 2 पावर n भी आ रहा है, फैक्टोरियल भी आ रहा है, और इसमें और भी कुछ फंक्शंस एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन उनमें से तमाम एक्सपोनेंशियल्स में से तकरीबन n फैक्टोरियल हमने देखा कि वो ज्यादा उसका ग्रोथ रेट होता है।